चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। इससे पहले हम लोगों ने 1857 का विद्रोह प्लस अन्य विद्रोह प्लस हम लोगों ने प्रेस देखा। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखा। ये सभी अब क्रमबद्ध रूप से चल रहा है। तो अब आज का जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है गवर्नर जनरल, जो कि एग्ज़ाम ऑफ पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। यहाँ जो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है वो हम लोग को समझ जाना है कि जब अंग्रेज़ों की सत्ता का संघर्ष चल रहा था तो उस समय अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाया गया वो पहला बनाया गया गवर्नर। क्या बनाया गया? गवर्नर। तो ये सिर्फ बंगाल का होता था। कहाँ का होता था? बंगाल का। आपको ध्यान देना होगा कि जब हमारी शुरुआत दौर में चल रही थी तो ये मेरा सबसे समृद्ध इलाका है ना, बंगाल का क्षेत्र। तो उस समय जो उनका पहला वर्चस्व चला था वो चला था बंगाल के क्षेत्र से। तो बंगाल के क्षेत्र से तो इसलिए सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर हुआ। उसके बाद गवर्नर के आगे गवर्नर जनरल लग गया। ठीक है, तो कहाँ का? तो बंगाल का है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा चीज़ लगा, अब बंगाल का हट करके अब यहाँ लग गया कि भारत का गवर्नर। ये किसके समय में? विलियम बेंटिंग के समय में। उसके बाद वायसराय हो गया। वायसराय है ना। तो कौन? लॉर्ड कैनिंग ये वायसराय हो गए। फिर धीरे धीरे गवर्नर पर ही आ गए। तो ये जो हमारा बेसिक था शुरुआत, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो गवर्नर वाला था वो मेरा पहला बंगाल का गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल है ना। ये कौन? यहाँ क्रमबद्ध रूप से हम लोग देखते चलेंगे। उसके बाद हमारा भारत लगा, भारत का गवर्नर हो गया, फिर वायसराय हो गया, फिर गवर्नर जनरल हो गया। इस तरीके से हम लोग क्रमबद्ध रूप से देखते चलते हैं। तो आज जो हम लोग सर्वप्रथम देख रहे हैं वो देख रहे हैं पहले हम लोग बंगाल का गवर्नर चलिए, बंगाल का गवर्नर में याद रखेंगे प्रथम गवर्नर कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे है ना, ये 2 कार्यकाल में आए हैं। 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी के युद्ध के बाद गवर्नर का एक तरह से पोस्ट बनता है जो भारत में रह करके यहाँ शासन व्यवस्था पर ध्यान पूर्वक अपना कार्य कर सके। तो सर्वप्रथम जो गवर्नर बनते हैं तो कहाँ का? बंगाल का। कौन बनते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। और ये 2 बार
बन करके आते हैं। पहला इसका कार्यकाल होता है 1757 से 60 और दूसरा होता है 1765 से 67। बंगाल के गवर्नर में याद रखेंगे, वैसे तो 4 गवर्नर हुए थे, लेकिन एक तो रॉबर्ट क्लाइव वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और दूसरा जो थे वो वारलेस्ट थे जिनके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 67 से 1767 से लेकर के 69 तक चला था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर वारलेस्ट थे। तो वारलेस्ट भी याद रखेंगे, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो एक आप लोग वारलेस्ट भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और इस गवर्नर का हम लोग कार्य देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। 1765 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, जो हम लोग पहले देख लिए हैं बक्सर के युद्ध में। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार 65 में कंपनी को दे दिया था, और 65 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। मतलब दोहरा भत्ता उन्हें दिया जाएगा जो बंगाल, बिहार सीमा से बाहर के क्षेत्र में अपना सेवा दे रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे एक्चुअल में बंगाल के गवर्नर। एक वारलिस्ट याद रखेंगे बस। उसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1772 से लेकर के 85 तक रहा, लंबे समय तक रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इनके समय में होता है, ठीक है। चलिए, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ऊपर ने जो हमने देखा द्वैध शासन, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी है ना की सत्ता स्थापित की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखिए, बंगाल का गवर्नर पहले होता था, और 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अब इसका एक पद आगे बढ़ गया, वो क्या जुट गया, जनरल। बंगाल का अभी भी बंगाल का गवर्नर है, लेकिन अब ये गवर्नर के साथ साथ गवर्नर जनरल भी है, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। इस बात को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए, आगे। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 है ना 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी गई, है ना। कौन बंद करवा दिए, वारेन हेस्टिंग्स। साथ ही इलाहाबाद करा जिले को मुगल बादशाह से लेकर के 50 लाख रुपये में अवध के नवाब सुजाउद्दौला को बेच दिया। ये सब अवध के नवाब के साथ 1773 के बनारस की संधि के बाद हुआ, ठीक है। बनारस की संधि के बाद मतलब उससे करा इलाहाबाद और करा जिले जो है मुगल से छीन करके किसको दे दिया गया था, अवध। तो किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हम लोग न्यायिक व्यवस्था में इनकी चर्चा किए हुए हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग थे। पूरा भारत नहीं, कलकत्ता के क्षेत्र थे। कलकत्ता के बाहर के विवादों का निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत होते थे। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो
चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे एलिजा इम्पे। इसे भी याद रखेंगे, एलिजा इम्पे। ठीक है, चलिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की तथा सलाबाई की संधि 1782 में इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की थी। अच्छा काम किया था, मदरसा। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय इसी के समय में स्थापना की थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, इसी के समय में की थी। चलिए, इस तरीके से हमारा वारेन हेस्टिंग्स हो गया। अब आते हैं हमारा कॉर्नवालिस। एक मिनट, कॉर्नवालिस। इतिहास के पन्नों में कॉर्नवालिस इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं हम लोग कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। उसके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गया। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए एक नए पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया, जो सभी दीवानी मामलों को देखता था। इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की स्थापना की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ। 1793 में ही कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल बिहार में लागू की, जिससे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11वां भाग कंपनी को तथा 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। चलिए, नेक्स्ट गवर्नर हमारा सर जॉन शोर 1793 से 98 तक। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया। ये तटस्थ नीति का पोषक था, मतलब बहुत ज़्यादा ये भेदभाव नहीं, अपने काम से मतलब रखता था बराबर। ठीक है, यह अपनी हस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन बार बार हस्तक्षेप, तो कौन? सर जॉन शोर। ठीक है, और हस्तक्षेप नीति के लिए जाने जाते थे। चलिए, अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली अपनी सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। सहायक संधि हम लोगों ने पहले चर्चा किया हुआ है। ठीक है, सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। इसकी नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी की सहायता से सेना रखती थी और एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। हालांकि वेलेस्ली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले फ्रांसीसी ने किया था। डुप्ले कौन थे? फ्रांसीसी था। तो यदि आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि किनके द्वारा लाया गया, फ्रांसीसी द्वारा, अंग्रेज द्वारा या पुर्तगाली द्वारा, तो उस सबसे पहले आप लोग मारेंगे फ्रांसीसी द्वारा। ठीक है,
लेकिन इसका विस्तारीकरण रूप जो अपनाया वो अंग्रेज अपनाया, और अंग्रेज में भी कौन अपनाए? लॉर्ड वेलेस्ली अपनाए। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। ठीक है, चलिए। वेलेस्ली के समय में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया। 1799 में इसने मेहंदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा। किसको? मेहंदी अली नामक दूत को। फिर नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा के भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, वेलेस्ली बंगाल के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध था। वेलेस्ली बंगाल के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आ गए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह इसका दूसरा कार्यकाल था, परंतु यह 3 माह बाद गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर इनकी कब्र है। तो दूसरे बार में जो कॉर्नवालिस आए, ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहे। ठीक है, 1805 में आए थे, 3 माह बाद ही मृत्यु हो गई गाजीपुर में, और यहीं पर इसकी कब्र बनी हुई। तो भारत में एकमात्र अंग्रेज गवर्नर जिनकी समाधि भारत में है तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ है? तो गाजीपुर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। यह हस्तक्षेप की नीति की कड़ाई से पालन किया। यह हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, इसी के समय में होलकर के साथ संधि, राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ किनके समय में? तो किनके समय में? जॉर्ज बार्लो। चलिए, जॉर्ज बार्लो याद रखेंगे, और हस्तक्षेप नीति के लिए जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो 1807 से 13। ठीक है, 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ को महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां अमृतसर की संधि हुई। इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ, जिसमें चाय चीनी छोड़ करके है ना व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। एक्ट पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया था। बस मिंटो के समय में इतना याद रखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर के 23 तक। इसने हस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, गोरखा युद्ध लड़ा गया। इसी के समय में पिंडारियों का दमन किया गया। जॉन मेलकॉम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी थी। जॉन मेलकम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी थी। इसी के समय में पेशवा की संधि 1817 में सिंधिया के साथ संधि, 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई थी। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू हुई थी, और वहाँ प्रारंभ गवर्नर जो मद्रास में थे वो थे थॉमस मुनरो द्वारा हुआ था। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर थे, वो गवर्नर जनरल, वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए
लॉर्ड एमहर्स्ट, है ना। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लड़ा गया, जिसमें बर्मी सेनाएं पराजित हुई। 1826 में दोनों के मध्य यांडबू की संधि, ये याद रखेंगे, यांडबू की संधि हुई। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विस्तार हुआ। इसी के समय में 1824 में बैरकपुर की छावनी में विद्रोह हुआ, जिसका कारण था भारतीय सैनिकों द्वारा वर्मा में जाकर युद्ध करने से इनकार कर दिया, क्योंकि समुद्र पार जाना इसके धर्म विरुद्ध था। ठीक है, किसके समय में? तो एमहर्स्ट के समय में। और एमहर्स्ट पहला गवर्नर था जो मुगलों से बराबरी के दर्जे से मिला था। ठीक है, बराबरी के दर्जे से, मुगलों से बराबरी के दर्जे से मिला था कि मुगल बराबर अंग्रेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं इम्पोर्टेंट गवर्नर। वो गवर्नर है विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम कैवेंडिश बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब यहाँ से, ठीक है, 1833 का जो एक्ट आता है तो उसके तहत अब जो है बंगाल हट जाता है और बंगाल के जगह यहाँ पे क्या लग जाता है? भारत। यदि आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यदि पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो विलियम बेंटिंग। क्लियर? चलिए, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालयों को इसने समाप्त कर दिया और इनके स्थान पर संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापित की गई। बेंटिंग ने तत्कालिक भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इसका प्रशंसनीय कार्य है, जो हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन में देख चुके हैं। बेंटिंग ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए बनाए गए कानून को धारा 17 को दिसंबर 1829 में लागू कर विधवाओं के जलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, है ना। इसी के समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन, ये बराबर पूछता है, कर्नल स्लीमन ठगी प्रथा, ठीक है, तथा स्थानीय रियायतों की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेंटिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1835 में ही मैकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और शिक्षा का माध्यम उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा में अंग्रेजी निश्चित की गई। यही मैकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी, है ना, इसी के समय में लाया गया था, जहां हम बताए थे शिक्षा वाले में कि उच्च स्तर के लोगों को शिक्षा दिया जाता था और वहीं से छन करके निचले तबके को शिक्षा मिलेगा। विप्रेशन का सिद्धांत, है ना। चलिए, ये हो गए हमारे विलियम बेंटिंग। अब आ गए सर चार्ल्स मैटकॉफ, है ना, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। इसे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना गया। मैटकॉफ। नेक्स्ट, ऑकलैंड। इसके काल की प्रमुख घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, है ना, 1838 से 42। ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसने सभी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा रखी। 1839 में इसने मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 39 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू किया, यही जीटी रोड, है ना, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड एलनबरो।
इसके शासनकाल में 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसी के समय में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय होना 1843 में। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग। भारत में इसका कार्यकाल मुख्यतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के लिए स्मरणीय है ना, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और लाहौर पर अधिकार प्राप्त किया। हार्डिंग द्वारा खोंड जनजाति द्वारा नरबलि देने की कुप्रथा का दमन किया गया। उड़ीसा के क्षेत्र में खोंड जनजाति थी जो नरबलि देते थे, उसे जो है समाप्त कर दिया, जो एक महान उपलब्धि थी। इसने सती प्रथा के प्रचलन पर भी प्रतिबंध लगाया है ना। एक तो विलियम बेंटिंग के समय में ही आ गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय डलहौजी के प्रथम प्रयास से ही हुआ था। ठीक है। चलिए, इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है और यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। ठीक है। ये मतलब सिखों के साथ जो है हुआ था। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने बर्मियों को पराजित कर लोअर बर्मा और पिंगू पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में ही व्यक्तिगत सिद्धांत है ना, व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया गया था, अर्थात हड़प नीति। तो ये तो जानते ही हैं आप लोग। इसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों को तीन भागों में बांटा। वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, न ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला, वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे, परंतु डलहौजी के समय में अंग्रेजों का अधीन थे। उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक है। तीसरा नियम बनाया, वे भारतीय रियासतें जो अंग्रेजों की बदौलत ही जीवित है, इनको गोद लेने का अधिकार ही नहीं था, है ना। ये याद रखेंगे 3 बात। इसी सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया। 1849 में जैतपुर, संभलपुर, 1850 में बघात, 1852 में उदयपुर और 1853 में झांसी एवं 1854 में नागपुर का विलय किया गया। 1853 में इसने हैदराबाद के निज़ाम पर धनराशि बकाया होने का आरोप लगाया और उससे बराड़ छीन लिया। डलहौजी 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दे करके कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। ये थे हमारे डलहौजी। चलिए डलहौजी द्वारा कुछ और देख लीजिए इम्पोर्टेंट फाइल में। सतारा जो विलय किया था, है ना, सतारा 48 में, जैतपुर संबलपुर 49 में, बघात 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54, करौली 55, अवध कुशासन के आरोप में 12 लाख का पेंशन देकर के इसे कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया था। इसी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, है ना। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। चलो, रेलवे के विकास इनके प्रयासों का प्रतिफल था। डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में 1853 में बम्बई में से थाने
प्रथम रेलगाड़ी चली थी, है ना, तो ये याद रखेंगे। फिर डाकघर सुधार के क्षेत्र में इसने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन करवाया था। 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक एक महानिदेशकों की नियुक्ति की गई थी। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, है ना। 1854 में इसने लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी और इसी के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षाएं, है ना, प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की गई थी, है ना। और इसके समय में 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। इतना तक आपका ये आ गए थे, है ना। अब आते हैं कैनिंग, है ना, और कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है। कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह होता है। तो कैनिंग तक हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर, ये कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर था, जहां जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अब यहीं से जब होता है 57 का विद्रोह, तो उसके बाद जो है अब ये वहाँ ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया जाने लगता है, तो अब उसे वायसराय बनाया जाता है, ठीक है। तो यदि ये भी प्रश्न आ जाए कंपनी द्वारा अंतिम नियुक्त गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो कैनिंग था। और ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। भारत का पहला विश्वविद्यालय, है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में तथा बाद में बम्बई में तथा मद्रास में स्थापित हुए। याद कीजिए वुड डिस्पैच एक्ट, है ना, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो कैनिंग के समय में ही हुआ था। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1861 में पारित किया गया था। याद आया ना। चलिए, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया, जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई। अब जो काउंसिल में मेंबर होंगे वो 4 के जगह 5 होंगे। इसी के समय में 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 59 में सिविल दंड प्रक्रिया प्रारंभ की गई, ठीक है। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट रुपये का प्रचलन किया, है ना, व्यय में कमी किया था। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में पारित हुआ। और सामाजिक सुधारों के तहत रेल लाइनों, सड़कों तथा नहरों का निर्माण करवाया गया था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर कानून बनाया, है ना। इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया। चलिए, यहाँ तक वायसराय थे। अब ये 1857 से पहले हमारा जो है एक तरीके से हो गया। अब हम लोग देखेंगे 1857 के बाद जो लॉर्ड कैनिंग के बाद बने हैं, है ना, उन्हें हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसमें एल्गिन आते हैं, ठीक है। और फिर चल कर के मेयो, है ना, मेयो आएंगे, लॉरेंस आएंगे, ये रिपन, इस तरीके से हम लोग क्रमबद्ध बढ़ते रहेंगे। तो आज हमारा इतना रहा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग तक, वायसराय तक, है ना। अब वायसराय
की गतिविधियाँ फिर आगे देखेंगे। एक बार रिकॉल कर देते हैं फिर से हम आपको, ठीक है। चलिए, गवर्नर एवं गवर्नर जनरल में हम लोग रॉबर्ट क्लाइव देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वारेलिस्ट, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, है ना, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कर्नावालिस को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सर जॉन शोर को देखा। फिर हम लोगों ने देखा वेलेज़ली को। उसके बाद हम लोगों ने देखा लॉर्ड कर्नावालिस को, सर जॉन बार्लो को। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, एमा हास्ट, विलियम बेंटिंग, है ना। उसके बाद एलन ऑकलैंड, एलन बरो, लॉर्ड हार्डिंग, है ना, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बाद हम लोगों ने लॉर्ड कैनिंग तक देख लिया। अब हम लोग चाहेंगे सेकंड पार्ट में वायसराय से देखेंगे। प्रथम वायसराय तो देख लिए, लॉर्ड एल्गिन के बाद देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग का क्रमबद्ध रूप से यह चल रहा होगा, ठीक है। और अच्छे से इसकी क्रमबद्ध रूप से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।